नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शीरी। यूपी के सीएम योगी दूसरी पारी की तैयारी में है। उनके नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री मोदी और योगी की करीब 1.25 घंटे तक मुलाकात हुई। उसके बाद सीएम योगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। अब सीएम योगी देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जा रहे हैं। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर डिनर का कार्यक्रम भी है। तो आज मुलाकातों का दौर जारी है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने मीटिंग की। इससे पहले अमित शाह से मिलने के लिए अब जा रहे हैं और जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष से उनकी मुलाकात और अब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नीरज पांडे का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लगातार इन मुलाकातों से जुड़ा अपडेट वो पहुंचा रहे हैं। नीरज, जेपी नड्डा से भी बातचीत पूरी हो चुकी है, मुलाकात हो चुकी है योगी आदित्यनाथ की? जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा की मुलाकात खत्म हो चुकी है। करीब 45 मिनट से ज़्यादा ये बैठक चली, मुलाकात चली और उसके बाद अब यहाँ से योगी आदित्यनाथ निकल गए हैं। माना जा रहा है वो अमित शाह के आवास पहुँचे हैं। अब जब आपसे हमारा लाइव खत्म होगा तो इसके बाद हम भी वहीं पहुँचेंगे। लेकिन ये जानकारी लग रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे हैं, वहां उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। अब देखना ये होगा कि उनसे ये मुलाकात कितनी देर तक चलती है, क्योंकि अभी एक मुलाकात रात में उनकी और बाकी है। उनकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी आज रात में मुलाकात होनी। तो आज ये औपचारिक जो मुलाकातों का दौर है लगातार चल रहा है और ये उसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह और उनके बीच एक बहुत ही तारतम्य के साथ पिछले चुनाव में देखा गया और चुनाव में लगातार गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरी तरह से सक्रिय रहे। बिल्कुल, देखिए 1.25 घंटे तक पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं। उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात बताए जा रहे कि आप ही बता रहे हैं कि 45 मिनट के आसपास, यानी औपचारिक मुलाकात तो इसे नहीं कहेंगे नीरज। ये बातचीत का जो समय है और लंबे समय तक जो बातचीत कर रहे हैं वो ये बता रहा है कि औपचारिकताओं के साथ साथ और भी मुद्दों पर बातचीत हो रही है सभी से। जी बिल्कुल, जब संगठन के जो बड़े नेता हैं उनके साथ जब बैठक होती है, बातचीत होती है तो औपचारिकता तो महज 2-4 मिनट 5 मिनट होती है कि आप कैसे हैं, हम कैसे हैं। लेकिन उसके बाद जब बात होती है तो मुद्दों की बात होती है। मुद्दे कौन से? कि राज्य जीत कर आए हैं तो कहाँ कमियां रह गई हैं, कहाँ हमारी और अच्छे हम कर सकते थे, हमारी जो 58 सीटें कम हुई हैं उनको और कितना बेहतर हम रिजल्ट में परिवर्तित कर सकते थे, आगे का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, पार्टी को आगे कैसे ले जाना है, 2024 में 2019 से बेहतर कैसे रिजल्ट लाना है, इस पर बात हुई होगी। और निश्चित रूप में जो नेता, जिन नेताओं से भी मुलाकात, ये सब की पोस्ट वाले नेता हैं, ये पार्टी में अहमियत रखते हैं, ये पार्टी चलाते हैं, पार्टी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी इन लोगों पे। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ, जिनके पास 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश का जिम्मा है और निश्चित रूप में उन्होंने जो पिछले 5 साल में काम किया और ये चुनाव उनके चेहरे पर लड़ गए, एक बहुत ही अच्छा मैंडेट उनके नाम पर मिला। तो ये सामूहिक प्रयास से उत्तर प्रदेश में जो जीत मिली है, इस जीत को 2024 में कैसे एक बेहतर परिणाम में परिवर्तित किया, इन सब विषयों पर निश्चित रूप में चर्चा हुई होगी। लेकिन फाइनल क्या निकल कर आता है, सरकार के चेहरे कौन होंगे, कौन मंत्री बनेंगे, इन पर अभी कल संभवतः मंथन होगा तो बाकी चीज़ें निकल कर आएगी क्या क्या हुआ। तो आज की जो मुलाकातें हैं, मुलाकात भले ही औपचारिक कही जाए लेकिन सही मायने में इनके आने वाले दिनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकातें कही जाएंगी। बिल्कुल महत्वपूर्ण मुलाकातें हो रही हैं और मैराथन एक के बाद एक कई मुलाकात कर रहे हैं बड़े नेताओं से, संगठन के में जो सक्रिय रहते हैं उन सभी नेताओं के साथ मुलाकात हो रही है। आज जेपी नड्डा से जो बातचीत हुई है, क्योंकि वो पार्टी अध्यक्ष हैं, उनसे क्या बात हुई? क्योंकि अब खबर ये अभी आ रही है कि 20 से 21 मार्च को शपथ ग्रहण हो सकता है उत्तर प्रदेश में, उससे जुड़ी कोई जानकारी है क्या नीरज? निश्चित रूप में जब भाजपा के अध्यक्ष यानी कि पार्टी के सबसे बड़े चेहरे से जब मुलाकात हो रही हो, उनके साथ वो पार्टी के गार्जियन के रूप में रहते हैं, पार्टी का चेहरा है, उनसे जब मुलाकात होती है तो बहुत सारे विषयों पर बात हुई। निश्चित रूप में शपथ ग्रहण को लेकर भी बात हुई होगी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात हुई होगी, संगठन की क्या भूमिका रहेगी इस पर भी बात हुई होगी, लेकिन कुछ भी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है। ये सारी चीज़ें जो पता चल रही हैं वो यही है कि योगी आदित्यनाथ ने भाजपा अध्यक्ष के साथ बैठकर बहुत सारे विषयों पर बात की, उनसे मार्गदर्शन लिया, खासकर शपथ ग्रहण समारोह और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। लेकिन आगे क्या कुछ होगा वो एक जो मैंने पहले ही कहा कि एक जो
पार्टी का सिस्टम है और सिस्टम के तहत कोर कमेटी बैठती है और उस कमेटी में सभी विषयों पर बात होती है। कई बार क्या होता है कि हमारी मर्जी है कि ये चीज़ें हों, लेकिन जब 4 लोग बैठते हैं और विचार सामने सबके आते हैं, सलाह और राय सबके सामने आती है, तो उसमें बहुत कुछ अच्छी बात निकल कर आती है और जो हम सोच रहे होते हैं उससे भी बेहतर चीज सामने आती है। महत्वपूर्ण मुलाकातें हो चुकी हैं और अभी एक तो चल भी रही होगी जैसा नीरज बता रहे थे, और उसके बाद राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के साथ भी बैठक होनी है। नीरज, नजर आप रखिएगा इन मुलाकातों से जुड़ा हर अपडेट आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ का नाम हर तरफ गूंज रहा है। योगी देश में पीएम मोदी के बाद दूसरा सबसे मजबूत ब्रांड बन गए हैं। योगी जल्द ही सियासी इतिहास रचते हुए दूसरी बार यूपी की कमान अपने हाथ में लेंगे। योगी नाम की इसी गूंज के बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश, मैं योगी बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ सबके विकास का। हमारा कार्य है सबको सुरक्षा, सबको सम्मान का। ये सबको मिल रहा है। अगर होली और दीपावली शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जा रही तो ईद और मुहर्रम भी उसी शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। मुझे किसी से दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत उससे है जो हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के खिलाफ राग अलापने का काम करते हैं। मुझे उनसे दिक्कत होती है। जो संविधान को न मान करके जबरन अपने व्यक्तिगत कानून को लागू करना चाहते हैं, मुझे उनसे दिक्कत है और मैं उनको उनकी भाषा में जवाब भी देता हूं। देखिए, मैं बाबा भी हूं और हम लोगों ने जो यूपी के लिए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और यहाँ के पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए जो यंत्र विकसित किया वो बुलडोजर है। ये दोनों काम करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी योगदान देता है और अवैध संपत्ति को जब्त करने और अगर सार्वजनिक स्थान पर बनाए तो उसके ध्वस्तीकरण में भी उपयोग होता है। मेरा साफ कहना है, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, तो जीरो टॉलरेंस के तहत ही काम करेंगे। जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है कि आज अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके थाने के सामने खड़ा होकर के समर्पण करता है। साहब बकस दो। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में ही परिवारवाद, जातिवाद, मत और मजहब की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि दे दी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के राजनीतिक एजेंडे को बदल दिया है। अब यह विकास से संबंधित है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं से कुल फोकस करते हुए है और सुरक्षा और राष्ट्रवाद को लेकर के है। जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए पश्चिम हो या पूरब, रुहेलखंड हो या बुंदेलखंड, चारों ओर भाजपा भाजपा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था प्रमुख मुद्दा था। इसके अलावा अन्नदाता किसानों को मिला सम्मान, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, बेहतर कोविड प्रबंधन, जनता जनार्दन को ये सब सुविधाएं मिली हैं, उनको सुरक्षा का एहसास हुआ है और वे लोग सभी इससे अभिभूत थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जातीय सीमाओं से ऊपर उठ करके वोट दिया है। जो लोग राष्ट्रवाद की बजाय जातिवाद को प्राथमिकता देना चाहते थे, जो लोग विकास की बजाय, सुशासन की बजाय भ्रष्टाचार और दंगों को प्राथमिकता देना चाहते थे, जनता जनार्दन ने उन्हें पूरी तरह खारिज किया है। यूपी देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। यूपी पहला राज्य है जिसने अपने यहां फास्ट ट्रैक कोर्ट 218 पास्को से संबंधित और महिला संबंधी अपराध के लिए गठित किए। यूपी पहला स्टेट है जिसने अपने सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाया हुआ है। पिंक पैलेट बना हर एक जगह स्थापित कराए हैं। उनकी सुनवाई के लिए महिला पुलिस अधिकारी तैनात है। और यूपी पहला स्टेट है जिसने अब इस प्रक्रिया को ग्राम पंचायत स्तर तक भी पहुंचाया है। महिला संबंधी अपराध हर हाल में रुकने चाहिए। एनसीआरबी के उसमें यूपी अगर नंबर देखेंगे तो यूपी की आबादी 25 करोड़ है। उसकी तुलना अगर आप दिल्ली से करते हैं तो दिल्ली की आबादी है 2.25 करोड़। तो 25 करोड़ और 2 करोड़ में तुलना नहीं हो सकती। देखिए, यूपी के बारे में धारणा ये थी कि वहां पे
हर 2 से तीसरे दिन एक दंगा होता है। यूपी में अराजकता है, कोई सुरक्षित नहीं है, गुंडागिर्दी है, सत्ता प्रायोजित अपराध है और इसलिए यूपी में विकास की कोई सोच नहीं है। आज मैं कह सकता हूं कि यूपी के बारे में धारणा प्रदेश के आम जनमानस के मन में, देश के किसी भी राज्य में आप जाएंगे और दुनिया के अंदर हर एक वह व्यक्ति जिसकी यूपी में रुचि है, वह व्यक्ति यूपी के बारे में अच्छी धारणा बना। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ एक ओवरऑल परसेप्शन यूपी के बारे में जो था, हमने उस धारणा को बदला है। एक, उसमें सुरक्षा प्रमुख है, सुशासन है और विकास है। दूसरा, यूपी जैसा राज्य भी कुछ अचीव करेगा, ये कल्पना थी 17 के पहले। अगर आप 17 के पहले भारत सरकार के डाटा को देखेंगे या लोक कल्याणकारी योजनाओं के उनको देखेंगे, आंकड़ों को देखेंगे, यूपी का नंबर 15वें से शुरू होता था और 36वें तक पहुंचता था। यानी दर्जनों ऐसी योजनाएं थी जिसमें यूपी 36वें स्थान पे था, यानी यूपी में कुछ नहीं हुआ। दर्जनों ऐसे मामले थे जिन मामलों में यूपी 25वें स्थान पर, 20वें स्थान पर, 17वें, 18 बहुत होगा तो 15वें स्थान पर था। और यह मान्यता थी कि किसी भी विकास की योजना को या लोक कल्याणकारी योजना का सबसे बड़ा बैरियर कोई है तो यूपी है। आज ऐसा नहीं है। आज आप भारत सरकार की 100 स्कीम निकाल लीजिए, लगभग 100 प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद डेवलपमेंट के लिए और गरीब कल्याण की जो योजनाएं लागू की देश के अंदर, आज के दिन पर अगर आप उसको उठा करके देखेंगे तो यूपी हर एक योजना में नंबर 1 या नंबर 2 की लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने हर एक क्षेत्र पर जो ध्यान दिया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका एक उदाहरण है। खासतौर पर गोरखपुर में ही आप देखेंगे बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जहां एक बेड्स में 4-4 बच्चे लिटाए जाते थे, आज वहां पर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बन चुका है, 500 बेड्स का बाल संस्थान बन चुका है और गोरखपुर का एम्स भी प्रारंभ हो चुका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 पहले मेडिकल संस्थान थे, एक बीएचयू और एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज। आज गोरखपुर में एम्स भी आ चुका है, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर के लिए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुका है, बहराइच में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, सुल्तानपुर में निर्माणाधीन है, प्रतापगढ़ में प्रारंभ हो चुका है, मिर्जापुर में प्रारंभ हो चुका है, सोनभद्र में निर्माणाधीन है, चंदौली में निर्माणाधीन है, गाजीपुर में प्रारंभ हो चुका है, जौनपुर में प्रारंभ हो चुका है, आजमगढ़ में प्रारंभ हो चुका है। यानी जिस क्षेत्र में पहले मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर था कि छोटी सी बीमारी के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता था, लखनऊ दिल्ली के लिए जाना पड़ता था, आज उनके जनपद में ही मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त करने की दिशा में हम बढ़े हैं। और कोविड प्रबंधन इसका उदाहरण है। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के दौरान लोगों के जीवन को कैसे बचाना है, यूपी का जो CFR है यानी मृत्यु दर है सबसे कम है और बेहतरीन उपचार का माध्यम उत्तर प्रदेश बना है। हमें प्रदेश के हित में कार्य करने वाले और प्रदेश के हितों के विरुद्ध, जनता के हितों के विरुद्ध कार्य करने वाले माफिया प्रवृत्ति के, आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों के रूप में हमने उसको डिफाइन किया। कानून का राज हर हाल में होना चाहिए और हम कानून के राज को स्थापित करने के पक्षधर हैं। हिंदुत्व भारत की जीवन पद्धति है, क्यों नहीं हिंदुत्व के नारे को अलग कर देंगे। हिंदुत्व के बगैर हम भारत की कल्पना कर ही नहीं सकते। वही कोई सांप्रदायिकता नहीं
और भारत की जीवन पद्धति हिंदुत्व के कारण ही सबका साथ सबके विकास का कारण है। देखिए, हम लोग काम अपना करेंगे, किसी को करना हो न करना हो ये उसका विषय है। हमारा काम है बिना भेदभाव के शासन की योजना उन तक पहुंचाना, न्याय हर एक व्यक्ति तक बिना भेदभाव के पहुंचे, सुरक्षा सब तक पहुंचे, ये सरकार का काम है। विश्वास होना न होना उनके अपने व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, अन्य कारण हो सकते हैं। हम अपना काम करेंगे, उनको अपना काम। हम तो 100% के लिए काम करना है। संस्कार का असर पड़ता है, संगत का असर पड़ता है। ये भगवा जो है ना, ये जो भगवा है, ये भारत के सनातन धर्म का कलर है, भारत की ऊर्जा का प्रतीक है, भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। जिन लोगों ने जीवन भर तमंचा रखा है, आज देखो कितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि बजरंगबली की गदा लेने के लिए मजबूर कर दिया है। और आप देखना अगले 3 साल के अंदर, अगला लोकसभा चुनाव के पहले सभी लोग अयोध्या में कार सेवा करते हुए दिखाई देंगे। ये हमारी वैचारिक विजय का प्रतीक है। जो लोग अयोध्या जाने से परहेज करते थे, काशी जाने में परहेज करते थे, आज वहां पे साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। ये हमारी विजय, वैचारिक विजय का प्रतीक है। और ये अभी देखते रहिए इन लोगों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में एक नारा दिया था, सबका साथ सबके विकास का। इस सबका साथ सबका विकास जो परंपरागत बात थी कि देश के अंदर विकास का पैमाना क्या होगा, शहरी क्षेत्रों में कुछ योजनाएं बना लो। उन्होंने कहा भारत जैसे देश के लिए विकास का मॉडल गांव आधारित होना चाहिए। शहर भी बने, शहर को स्मार्ट बनाओ, लेकिन गांवों के समग्र विकास की धुरी हमारी गांव होनी चाहिए। गांव गरीब उनके एजेंडे का हिस्सा बना, नौजवान का रोजगार उनके एजेंडे का हिस्सा बना, महिलाएं बनी कि महिलाओं की सुरक्षा, उनका स्वावलंबन, उनके सम्मान की रक्षा कैसे हम कर सकते हैं, इसको एजेंडे का हिस्सा बनाया गया। और अन्नदाता किसानों को बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी एजेंडे को, सबका साथ सबके विकास के उस एजेंडे को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया। देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज की रात बेहद भारी है। कीव को रूस ने 3 तरफ से घेर लिया है। कीव पर रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। कीव के बेहद करीब है इस वक्त रूस की सेना। आपको बता दें कि 18 दिनों से युद्ध जारी है जिसमें भारी तबाही हो रही है। लेकिन आज की रात कीव पर क्यों भारी है ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि रूस की सेना ने कीव को चौतरफा घेर लिया है। लगातार हमले भी तेज किए जा रहे हैं रशियन सेना की तरफ से। और यूक्रेन की राजधानी और साथ ही यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है कीव, जिस पर हमले तेज कर दिए गए हैं रूसी सेना की तरफ से। कीव पर रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। बेहद करीब है अब कीव के रूस की सेना। 18 दिन हो चुके हैं। 18 दिनों से इसी तरह से ये युद्ध जारी है। कोशिशें इस युद्ध को खत्म करने की जरूर हो रही हैं, लेकिन उसका असर अभी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि युद्ध जारी है 18 दिनों से और तबाही भी हर रोज बढ़ती जा रही है यूक्रेन की धरती पर। और जिस तरह से घेराबंदी कर दी गई है कीव की रूस की तरफ से, रूस के सैनिक अब कीव को घेर चुके हैं चारों तरफ से, जिसके बाद अब आज की रात कीव पर किस तरह से भारी होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 6 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि 18 दिनों में यूक्रेन में किस तरह से तबाही मची है। युद्ध की तस्वीरें आप देखिए। आसमान में तबाही का धुआं, डॉनबास में मिसाइल अटैक हुआ है और अब लोगों के पास यहां रहने के लिए जगह नहीं और घर छोड़कर जाते हुए लोगों को भी आप देख रहे हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। तबाही के निशान इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए। और साथ ही चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं, ग्राउंड जीरो चलते हैं, वॉर जोन कीव से ही हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय लगातार हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं, अपडेट दे रहे हैं। प्रणय, क्योंकि चौतरफा घेराबंदी एक बार फिर कीव की हो गई है, बताइए जा रहा है कि हमले भी लगातार तेज होते जा रहे हैं, क्या अपडेट है वहां से अभी?
देखिए शिरीन, अगर आप सुन पा रही हूं तो इस समय एयर रेड के सायरन बज रहे हैं। हम इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव के इस मैदान स्क्वायर पर खड़े हुए हैं, जहां तक घेराबंदी का सवाल है। रूस की सेना की घेराबंदी स्ट्रेटेजिक तौर पर इरपिन और बूचा का इलाका हो, जो कि पश्चिम की तरफ का इलाका है कीव के, और या फिर ब्रोवरी का इलाका हो, जो कि पूर्व की तरफ है ये कीव के, इन दोनों तरफ से कीव के आसपास घेराबंदी है। लेकिन पिछले कई दिनों से रूसी सेना लगभग इसी इलाके के अंदर मौजूद है। लगातार वो धीरे धीरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई डायरेक्ट असॉल्ट कीव की तरफ नहीं हुआ है। जहां तक कीव की किलेबंदी का सवाल है, कीव में जबरदस्त किलेबंदी की गई है, और जिस तरीके से यहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, जिस तरीके से यहां जो चेकपोस्ट लगाई गई हैं, पूरा शहर एक तरीके से फोर्ट में तब्दील कर दिया गया है, एक छावनी के तौर पर है। जिस तरीके से यहां पर जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो मुकम्मल किए गए हैं, और पूरा शहर जो है वो एक सीज की तैयारी कर रहा है। यानी घेराबंदी हो जाने पर सप्लाई लाइंस कट जाती हैं तो क्या होगा, एक पूरा जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो शहर के अंदर तैयार किया गया है। और इसी सिलसिले में कीव के सिटी काउंसिल ने कहा है कि उसने 2 हफ्ते का राशन जो है वो इंतजाम कर लिया है शहर के अंदर, कि अगर शहर की सप्लाई लाइंस कट जाती हैं, क्योंकि लीव में जिस तरीके से हमला हुआ, जिस तरीके से कार्रवाई हुई, उसके बाद इस चीज़ का खतरा बढ़ गया है कि पश्चिमी साइड से जो कि सप्लाई लाइंस बनी हुई थी, वो सप्लाई लाइंस अगर कट जाती हैं तो ऐसे में इस कीव शहर के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन फिलहाल अगर मैं आपको कहूं कि 10 दिनों से भी रूसी सेना की जो टैक्टिक है या उसकी बढ़त है, उसमें कोई बहुत बदलाव नहीं हुआ है। यहां से जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां से करीब करीब 20 किलोमीटर के फासले पर रशियन फोर्सेस जो हैं वो इरपिन के इलाके के अंदर या बूचा के इलाके के अंदर मौजूद हैं। वो कीव में कब दाखिल होंगे, कैसे दाखिल होंगे नहीं होंगे, ये तमाम चीज़ें अभी सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि ये लगातार उनका दबाव बना हुआ है। न तो यूक्रेनियन फोर्सेस उन्हें पीछे धकेल पाए हैं, न ही रशियंस बहुत असॉल्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये जो एयर रेड के सायरन हैं वो कई शहरों के अंदर बजते हैं, चेरनिहाइव का इलाका हो या मरियापोल का इलाका हो, मेलितिपोल का इलाका हो, ओडेसा हो या खार्किव हो, सूमी हो, ये तमाम इलाके और ख़ासतौर पर कीव के आसपास के इलाकों पर भी खतरा बरकरार है। इसलिए ये 18 दिन होने के बावजूद भी इस लड़ाई के समाधान की ना तो कोई सूरज नजर आ रही, ना सीज फायर हो पा रहा है, और ऐसे में तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। और साथ ही इस बात का खतरा बढ़ा हुआ है कि कीव के किले के ऊपर क्या असॉल्ट होगा, और अगर होगा तो कीव अपने आप को किस तरीके से बचाएगा। कि जिस तरीके की तैयारी की गई है, ये एक सिटी कॉम्बैट की तैयारी की गई है। जो तस्वीरों में आप देख रही हैं, ये शहर के भीतर लड़ाई की तैयारियां की गई हैं कि अगर फोर्सेस आती हैं तो कैसे उनका रास्ता रोका जाएगा, किस तरीके से उनके लिए जो आगे एडवांस है वो डिफिकल्ट बनाया जाएगा। तो ये जो तमाम तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि किस तरीके से कीव ने अपने डिफेंस का मैकेनिज्म, अपने बचाव का किला जो है वो मजबूत किया है। लेकिन रशियन फोर्सेस का जहां तक सवाल है शिरीन, रशियन फोर्सेस अभी भी हैं, पिछले 10 दिनों से वो लगभग इसी घेराबंदी में आसपास हैं। धीरे धीरे उनका शिकंजा जरूर आगे की तरफ बढ़ा है, लेकिन कोई मेजर असॉल्ट फिलहाल इस शहर के ऊपर नहीं हुआ है। और शहर के अंदर जो ट्रैफिक है कह लीजिए, और जो लोग हैं वो अब भी बेसमेंट्स में रह रहे हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं इसके ठीक नीचे एक बहुत बड़ा सबवे स्टेशन है, एक मेट्रो स्टेशन है, उसके अंदर भी लोग हैं। इसके आसपास के मेट्रो स्टेशन में भी कई जगहों पर लोग बेसमेंट्स में ही रह रहे हैं, यानी जो बॉम्ब शेल्टर्स हैं उनके अंदर ही रह रहे हैं। जी श्री। ठीक है प्रणय, आप वहां से लगातार अपडेट भेजते रहिएगा। जिस तरीके से वहां हालात बने हुए हैं, प्रणय उपाध्याय को आप देख रहे थे, क्योंकि खतरा लगातार कीव पर बढ़ रहा है और इसी के तहत आज की रात कीव पर भारी हो सकती है। एक बड़ी खबर यूक्रेन से ही आ रही है। इरपिन में रूसी सेना की फायरिंग में एक अमेरिकी पत्रकार की मौत हो गई। बताया जा रहा है 51 साल के ब्रेंट रेनॉ की रूसी सेना की गोली से मौत हो गई है। यह घटना उस वक्त हुई जब इरपिन में ब्रेंट शरणार्थियों की तस्वीरें खींच रहे थे। ब्रेंट पहले न्यूयॉर्क टाइम्स से जुड़े थे, हालांकि अभी वो फ्रीलांसर के तौर पर यूक्रेन में मौजूद थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ब्रेंट की मौत पर दुख जताया है। तो रूसी सेना की गोली से घायल हुए हैं अमेरिकी पत्रकार ब्रेंट। बताया जा रहा है कि शरणार्थियों का वीडियो बनाते समय फायरिंग हुई और उसमें उनको गोली लगी, घायल हुए, लेकिन अब उनकी मौत हो गई। 51 साल के पत्रकार हैं ब्रेंट। तो 51 साल के ब्रेंट रेनॉ की रूसी सेना की गोली से मौत हो गई है। इरपिन में वो ब्रेंट शरणार्थियों की तस्वीरें क्लिक कर रहे थे, खींच रहे थे ब्रेंट। उसी दौरान जब वहां पर फायरिंग हुई, रूसी सैनिकों की तरफ से जब गोलीबारी शुरू हुई, उसी के शिकार हुए, घायल हुए और अब उनकी मौत की खबर आ रही है। 51 साल के अमेरिकी पत्रकार ब्रेंट रेनॉ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और इस वक्त कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपको सीधे लेकर चलते हैं।
तरह से सजग और जागरूक है। कांग्रेस कार्य समिति लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने 5 राज्यों के इन चुनावों में पार्टी और उसके उम्मीदवारों के लिए अथक परिश्रम किया। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और भारत के लोगों को आश्वस्त करती है कि वह विधानसभा चुनाव के इस जनमत को विनम्रता से स्वीकार करते हुए एक सतर्क और जीवंत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। कांग्रेस पार्टी भविष्य में होने वाले 2022 और 2023 के राज्यों के चुनाव एवं 2024 के लोकसभा व राज्यों के चुनाव की चुनौतियों से मुस्तैदी से निपटने के लिए तत्परता से हर तैयारी करेगी। कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में अपने विश्वास की पुनः पुष्टि की और कांग्रेस अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे आगे बढ़ पार्टी का नेतृत्व और मजबूती से करें एवं आवश्यक तथा व्यापक संगठनात्मक बदलाव करें तथा राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए संगठन की सभी कमजोरियों को दूर करें। जैसा आदरणीय वेणुगोपाल जी ने बताया, इस वक्तव्य के साथ साथ कांग्रेस कार्य समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संसद के इस सत्र के ठीक बाद, बहुत जल्द खत्म होते ही सत्र की समाप्ति के फौरन बाद, एक व्यापक चिंतन शिविर कांग्रेस पार्टी बुलाएगी, जहां भविष्य की रणनीति पर व्यापक परिचर्चा और आगे का रोड मैप निर्धारित होगा। इस बारे में इसी माह के अंदर कांग्रेस कार्य समिति की एक और बैठक भी बुलाई जाएगी। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो अब स्वागत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।